वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैंने करा चुका हूं बच्चे, और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो चैप्टर, उसका नाम है कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो व्हाट डू मीन बाय द टर्म कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्या होता है? और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए इसको वन शॉट में हम लोग कवर करेंगे। बहुत ही छोटा चैप्टर है और बहुत बढ़िया चैप्टर है, इसको हम लोग करेंगे बेटा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें बेटा ये बीकॉम सेमेस्टर 1 की बिजनेस लॉ के अंदर हम लोग बात करेंगे कंटीजेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो आइए इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले एक बार ओवरव्यू लेते हैं कि हम लोग इसके अंदर क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसके बाद बात करेंगे एसेंशियल ऑफ अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट्स होता है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए, एनफोर्समेंट ऑफ कंटीजेंट क्या होता है बेटा, लिविंग पर्संस एंड कंटीजेंट क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे, इंट्रोडक्शन टू क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, और उसके बाद टाइप्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की हम लोग बात करेंगे बेटा। यहां तक पॉइंट्स क्लियर है? तो चलिए एक एक करके हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कंटीजेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, दोनों चीज को डिस्कस करेंगे। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। वेलकम टू दिस presentation on the Indian Contract Act 1872, especially focusing on the contingent contract and quasi contract। तो सिर्फ और सिर्फ हम आपको फोकस करा रहे हैं कहाँ पे, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, और बेहद इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आते हैं। मैं बहुत इजी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा बेटा। आइए तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझेंगे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट डिपेंड्स ऑन द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ अ फ्यूचर इवेंट। कहने का मतलब ये होता है कि कंटीजेंट का मतलब होता है बेटा किसी घटना का होने का ना होने के ऊपर, चांस के ऊपर डिपेंड करता है। बात समझ गए? मैंने आपके साथ शर्त लगाया, मैंने कहा कि आज बारिश नहीं होगी, आपने कहा होगा, तो यहाँ पर चांसेस विल बी इक्वल, 50-50% चांस है कि आपने कहा हो सकता बारिश ना हो, मैंने कहा होगा। तो यहाँ पर मैच चल रहा है, यहाँ पर हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये पार्टी जीत। मान लो एक कॉइन को आपने उछाला, एक कॉइन को आपने टॉस करा, तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। हमने कहा हेड आएगा, भाई क्या गारंटी है कि हेड ही आएगा, टेल भी तो आ सकता है। तो ये किसी घटना के होने या ना होने के ऊपर डिपेंड करता है बेटा, ये फ्यूचर इवेंट है, अनसर्टेन है। बात समझ पा रहे हैं? तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट डिपेंडेंट ऑन अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ अ फ्यूचर इवेंट, दिस इज कॉल्ड कंटीजेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डेफिनेशन, a contract to do a contract to do or not to do something collateral event happens or does not happens। बेटा ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता है, ये किसी घटना के ऊपर डिपेंड करता है। तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ द कोलेटरल इवेंट हैपेंस और डज नॉट हैपेंस, दिस इज कॉल्ड कंटीजेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एग्जांपल की बात करें बेटा तो ए एग्रीज टू सेल, यहां पर ए एग्रीज है बेटा सेल करने के लिए, क्या चीज, ए एग्रीज टू सेल हिज हाउस टू बी इफ बी गेट्स जॉब इन अ कंपनी। यानी ए एग्री है बेटा यहां पर क्या करने के लिए, ए एग्रीज टू सेल हिज हाउस, ए टू बी, ए एग्री है अपने हाउस को बेचने के लिए, किसको, बी को, अगर बी गेट्स जॉब इन कंपनी, अगर बी को वहां पर क्या मिल जाए, उस कंपनी में जॉब मिल जाए, तो ये उसको देने के लिए तैयार है। दिस इज कॉल्ड कंटीजेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ए एग्रीज टू सेल हिज हाउस टू बी इफ बी गेट्स अ जॉब इन अ कंपनी, जब बी उसको एक जॉब देगा उस कंपनी में तभी वो उसको सेल करेगा। तो इस तरह की चीजें है बेटा, कंडीशन होती है। आइए बेटा उसके बाद बात करते हैं व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट मस्ट नीड ए स्पेसिफिक कंडीशन टू वैलिड। अनसर्टेन इवेंट का होना जरूरी होता है बेटा, यहाँ पर आपका इवेंट अनसर्टेन होना चाहिए, पॉसिबल इवेंट होना चाहिए बेटा, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस होना चाहिए। आइए तो यहाँ पर सबसे पहले अनसर्टेन इवेंट होना चाहिए, द इवेंट मस्ट बी कोलेटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर आपका इवेंट कैसा होना चाहिए, कोलेटरल होना चाहिए। पॉसिबल इवेंट की अगर बात करें बेटा तो इवेंट मस्ट बी कैपेबल टू हैपनिंग, यानी इवेंट ऐसा होना चाहिए जो परफॉर्म हो सके। कॉन्ट्रैक्चुअल परफॉर्मेंस की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशंस डिपेंड्स ऑन ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ इवेंट। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें, एग्जीक्यूशंस की बात करें, डिपेंड करता है ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ द इवेंट, इज कॉल्ड कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है बेटा, पॉइंट्स समझ में आ गया? तो चलिए ये सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स था। चलिए आगे हम पॉइंट्स की अगर डिस्कस करें बेटा यहाँ पर, तो एनफोर्समेंट ऑफ अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट कब कहलाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। द एनफोर्सेबिलिटी ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स ऑन द इवेंट अकरिंग और नॉट अकरिंग। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये इन्फोर्सेबल कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबिलिटी तभी बन सकती है जब ये घटना इवेंट हैपन होगा या नहीं होगा। इवेंट हैपन हो गया, द कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सेबल। अ कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सेबल। एक कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल कब बनता है,
जब इवेंट हैपन हो जाएगा, घटना हो जाएगा, या इवेंट नॉट हैपनिंग, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सेबल जब ये इवेंट अगर नॉट हैपन। तो यहां पर एक बात का ध्यान रखेंगे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की जब हम बात करते हैं बेटा, तो अगर इवेंट हैपन हो जाएगा यानी घटना हैपन हो जाएगा तो भी यहां पर एनफोर्सेबल है, या इवेंट डज नॉट हैपन तो भी यहां पर एनफोर्सेबल हो जाएगा। समझ में आ गया पॉइंट्स? चलिए उसके बाद आगे बात करते हैं बच्चे, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड कंडक्ट ऑफ द लिविंग पर्संस। बेटा ये लिविंग पर्सन वो पर्सन जो जीवित रहते हैं, तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड कंडक्ट ऑफ द लिविंग पर्संस की अगर बात करें बेटा यहाँ पर, तो इफ इवेंट्स पॉसिबल कंटीजेंट इज अ लिविंग पर्सन देयर एक्शन कैन बी इफेक्ट एंड पॉसिबिलिटी। बेटा जी जो जीवित लोग हैं तो ये लोग क्या करेंगे, अगर कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल रहा है तो यहाँ पर एनफोर्स भी कर सकते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम अनएनफोर्सेबल इफ इट बिकम्स एक्शन विद इम्पॉसिबल। अगर आपका एग्रीमेंट का अगर हम बात करें टर्म्स ही अगर इम्पॉसिबल है तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट आपका अनएनफोर्सेबल हो जाएगा। तो यहां पर इवेंट, लिविंग पर्संस एक्शंस, और उसके बाद हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबिलिटी। आई बात समझ में बेटा? तो इस तरह से इवेंट, सबसे पहले इवेंट की बात करेंगे, फिर लिविंग एक्शंस की, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाएगा, एनफोर्सेबिलिटी। तो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल तभी माना जाएगा जब लिविंग पर्संस की हम बात करेंगे, जब इम्पॉसिबल की बात करेंगे तो उस कंडीशंस में नहीं होगा। आइए उसके बाद बात करते हैं कंटीजेंट ऑन स्पेसिफाइड इवेंट्स विद इन द फिक्स टाइम। यानी यहां पर अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट ऑन स्पेसिफाइड इवेंट विद इन द फिक्स टाइम, बेटा जी यहां पर टाइम फिक्स करा हुआ है। द कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कैन एनफोर्स ओनली इवेंट अकर्स विद इन द स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम। यानी अगर टाइम यहां पर फिक्स कर दिया गया और टाइम फिक्स के अकॉर्डिंग ही अगर परफॉर्मेंस हुआ है तभी ये एनफोर्सेबल होगा बेटा। इफ इवेंट्स विद इन अग्रीड टाइम कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स एनफोर्सेबल। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ इवेंट का होना जरूरी है फिक्स टाइम का, और एनफोर्सेबिलिटी तभी हो सकता है जब प्रॉपर टाइम और उसी टाइम के अकॉर्डिंग होगा तभी। आइए उसके बाद कंटीजेंट ऑन स्पेसिफाइड इवेंट नॉट हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम। यानी कंटीजेंट ऑन स्पेसिफाइड इवेंट, इवेंट स्पेसिफाइड है बट नॉट हैपनिंग विद इन द टाइम। अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वेयर द इवेंट मस्ट नॉट हैपन विद इन द टाइम इज एनफोर्सेबल। इवेंट डज नॉट अकरिंग ड्यूरिंग that time. If the event does not occur within the agreed time performance, the contract becomes enforceable. तो उस कंडीशन में यहां पर यह बताया गया है कि अगर मान लीजिए कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का यहां पर स्पेसिफाइड इवेंट नहीं है, नॉट हैपनिंग विद इन द टाइम, स्पेसिफाइड टाइम, अगर टाइम विद इन टाइम के अकॉर्डिंग अगर हैपन नहीं होता है तो भी एनफोर्सेबल होगा। तो उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, जो कंडीशंस बताया गया उसके तहत ही आपका कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना चाहिए, तो ये एनफोर्सेबल है। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड इम्पॉसिबल इवेंट्स की बात करें बेटा, तो कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट इज एनफोर्सेबल। अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है कि इम्पॉसिबल इवेंट है वो अगर एनफोर्सेबल अगर है, इवेंट इज अनएनफोर्सेबल, तो क्या होता है बेटा, अनएनफोर्सेबल होता है। द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स अनएनफोर्सेबल बिकॉज इवेंट कैन नॉट अकर। यानी ये अनएनफोर्सेबल इसलिए हो गया क्योंकि इवेंट ही हैपन नहीं हुआ। तो यहां पर इम्पॉसिबल अगर इवेंट हो गया, जैसे द मून टर्निंग ब्लू, इम्पॉसिबल है कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या हो जाएगा बेटा, अनएनफोर्सेबल हो जाएगा। तो ध्यान रखना। आइए उसके बाद हम बात करते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो द क्वासी कॉन्ट्रैक्ट लीगल ऑब्लिगेशन इंपोज द प्रिवेंट अनजस्टिस इन में। कहने का मतलब ये होता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को सिंपल तरीके से समझना कि मैंने अगर मान लीजिए रामलाल को पैसा भेजना था, मैंने रामलाल के अकाउंट में पैसा भेजना था और गलती से श्यामलाल के अकाउंट में पैसा चला गया, तो लॉ कहता है कि अनजस्टिस इन्वेस्टमेंट, यानी नाजायज तरीके से हम किसी को अमीर नहीं बनने देंगे। यहां पर अगर एक पार्टी से अगर कुछ इग्नोरेंस हुई है, गलती हुई है, तो दूसरा पार्टी इसका बेनिफिट्स नहीं उठा सकता है। दिस इज कॉल्ड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। यानी रामलाल को पैसा भेजना चाहिए, गलती से श्यामलाल को भेज दिया, श्यामलाल उसका बेनिफिट नहीं ले सकता, तुम्हें वापस करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। आई बात समझ में? तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीगल ऑब्लिगेशन इंपोज्ड प्रिवेंट अनजस्टिस इन एनरेजमेंट। दिस ऑब्लिगेशन इज अराइज लॉ नॉट थ्रू अग्रीमेंट, इट इज एम टू द एंश्योर फेयरनेस। यहां पे लॉ का नजर में जो है, कानून की नजर में, कानून ये चाहते हैं कि सभी के साथ इक्वल हो, जस्टिस हो, अन्याय नहीं होना चाहिए, सभी के साथ न्याय होना चाहिए। इस ऑब्जेक्टिव के साथ बेटा लीगल ऑब्लिगेशन इंपोज्ड बाय द लॉ। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इंपोज्ड बाय द लॉ, क्रिएटेड बाय द लॉ, आइज बाय द लॉ। अनजस्टिस इन एनरेजमेंट का मतलब देखो, यहां पर समझो लीगल ऑब्लिगेशन की अगर हम बात करें बेटा यहां पर, तो इंपोज्ड बाय लॉ,
अनजस्टिस इन अरेंजमेंट की बात करें बेटा यहाँ पर, तो प्रिवेंटिंग अनफेयर एडवांटेजेस की हम बात करते हैं। क्लियर है पॉइंट्स यहाँ पर तक? चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आइए बेटा, उसके बाद अगर बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ कॉस्टली कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो यहाँ पर समझिए इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सप्लाई ऑफ नेसेसरीज। बेटा अगर नेसेसरी गुड्स अगर सप्लाई करते हो एनी पर्सन, चाहे वो इनकेपेबल है चाहे माइनर है, किसी को भी नेसेसरीज, घर कपड़ा मकान, बेसिक चीजें, जरूरत की चीजें, सेक्शन 68 कहता है बेटा ये रिकवर कर सकते हैं उनके प्रॉपर्टीज से। तो देखिए ऑब्लिगेशन टू पे नेसेसरीज सप्लाई टू पर्सन इनकेपेबल कॉन्ट्रैक्टिंग, ये आप उनसे रिकवर कर सकते हो। पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्संस, अ पर्सन पेज अनदर डेब्ट प्रोटेक्ट हिज देयर ओन इंटरेस्ट। ऑब्लिगेशन टू पे फॉर नॉन ग्रेटिट्यूअस एक्ट की बात करें, पेमेंट फॉर सर्विस रेंडर्ड विदाउट एन एग्रीमेंट। यहां पर पेमेंट फॉर सर्विस रेंडर्ड विदाउट एन एग्रीमेंट वेयर देयर इज एन इंटेंशन फॉर पेमेंट, तो यहां पर क्या होता है इंटेंशन ऑफ पेमेंट का होता है। उसके बाद अगर बात करें बेटा फाइंडर ऑफ गुड्स की हम बात करें, तो जिसको गुड्स अगर मिलता है उसको क्या होता है ऑब्लिगेशन टू रिटर्न द फाउंड प्रॉपर्टी टू पे एंड इट्स वैल्यू, यानी जो गुड्स आपको मिला है वो जो ट्रू ओनर है उसको रिटर्न करो। पेमेंट फॉर ऑफ मनी डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय द मिस्टेक, यहां पर पेमेंट ऑफ मनी और डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय मिस्टेक से वो ऑब्लिगेशन टू रिटर्न द मनी ऑन गुड्स पेड डिलीवरी बाय द मिस्टेक, जो मिस्टेक से पेमेंट हुई है उसको रिफंड आप करोगे, ये लॉ कहता है, ये हम नहीं कह रहे हैं बेटा। उसके बाद अगर बात करें बेटा आज की क्लास को अगर रिकैप करें, तो आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या सीखा, तो सबसे पहले हमने बताया कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बेटा। तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट किसी घटना के होने या ना होने के ऊपर डिपेंड करते हैं, फ्यूचर इवेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, बट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, ये लॉ इसको क्रिएट करता है। यहाँ पर क्या होता है लॉ की नजरों में क्या होता है, लॉ चाहते हैं कि सभी के साथ न्याय हो, अन्याय नहीं होना चाहिए, इस तरह के एग्रीमेंट बेटा। उसके बाद कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, डेफिनेशन और एग्जांपल के साथ हमने समझाया। फिर एसेंशियल के बाद अंदर हमने बात करा अनसर्टेनिटी क्या होता है, पॉसिबिलिटीज ऑफ परफॉर्मेंस एंड इम्पैक्ट क्या होता है। उसके बाद इवेंट्स का हैपनिंग होना नॉन हैपनिंग होना, हम इसके बारे में डिस्कस कीजिए। कंडक्ट ऑफ लिविंग पर्संस, इम्पैक्ट ऑफ इन्फॉर्मेंस क्या होता है, और उसके बाद इवेंट विद इन फिक्स टाइम, अगर इवेंट हैपन होता है फिक्स टाइम में तो इन्फोर्समेंट क्या होता है उसके बारे में चर्चा करा। फिर हमने बात करा इवेंट्स नॉट हैपनिंग इन अ फिक्स टाइम, तो उसमें क्या होगा उसके बारे में बताया। इम्पॉसिबल एंड अनफोर्सेबल लिटी के अंदर हमने बात करा सेक्शन 36 के अंदर। फिर हमने क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है उसके डेफिनेशन के बारे में बताया, फीचर्स के बारे में बताया। फिर हमने टाइप्स ऑफ बताया जहां पर नेसेसरी पेमेंट की हम बात की है, सेक्शन 68 की हम बात करेंगे किए। उसके बाद फाइंडर ऑफ गुड्स कौन होते हैं, मिस्टेक के थ्रू अगर हुआ है तो ये सारे के बारे में सेक्शन 68 से लेकर के सेक्शन 72 तक हम लोगों ने डिस्कस करा, ये सारा पॉइंट्स को हमने कराया बेटा। तो यहाँ तक के पॉइंट्स क्लियर हो गए। तो इस तरह से मैंने आपको कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करा बेटा। बाकी हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में और हम लोग सीखेंगे बिलमेंट क्या होता है, इंडेमनिटी क्या होता है, इसके बारे में। ये न्यू टॉपिक होगा और एग्जाम में वहां से भी सवाल पूछे जाते हैं, यहाँ तक रिवाइज कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।